हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 28 इन INICT नवंबर 24। सो प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग डॉक्टर नोबल फ्रॉम GMC चंडीगढ़। Hi Ankit, it's a pleasure to be here. कैसे Thanks हो for डॉक्टर? having me. I'm good. ओके, How are you? सो फाइन फाइन फाइन। सो डिगिंग इनटू द कन्वर्सेशन, आप एक बार अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हो? Okay, I'm from Mohali. I live in Mohali and I have done my undergraduation from GMC Chandigarh. Uh, that's it. And then I took a drop. I'm from batch 2017. ओके I prepared full time and now ओके। सो मूविंग अहेड, हाउ इज द फीलिंग स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 28? it's a dream come true. I'm telling you, मतलब मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि I would achieve such good ranks. In UG also, I was around 4,000. So having these ranks in hand is a first time life experience for me. So I'm top of the world. ओके। सो देखो, जैसे आपने बताया कि 4000 में आप थे, तो ऑल्दो उस कॉन्वर्सेशन में तो हम जाएंगे, बट आपकी GMCH की लाइफ कैसे रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ? Okay. Having studied for 2 long years for NEET UG, I always मतलब everyone thinks कि अब थोड़ा chill करेंगे हम तो first second year chill करने में निकला then we got serious कि अब पढ़ना है. So third year say I started my preparation very seriously. I was an average student throughout my MBBS. Tried to score good, but was an average student. And yeah, third year में I started fully preparing. ओके। सो आपकी पोस्टिंग्स वगैरह भी लगती थी थर्ड ईयर में? Postings हमारी second year से ही start हो जाती थी, but yeah, third year, final year तक आते आते clinical postings were completely. ओके। सो कॉलेज लाइफ में जैसे आप बता रहे हो फन एलिमेंट एंड चल, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ एग्जांपल और इंस्टेंस जो आप एक्सप्लेन करना चाहो? Instances ki first year mein to we used to bunk so much that only 1 month we studied for the prof exams. This is one example. Also, we attended the whole batch of ours almost attended all the inter-college fests. Like we went to Shimla uh, and we went to Pulse, ओके Delhi at AIMS. So we used to go a lot. And also our college hosts a lot of parties. ओके। The pre-post plexus, everybody would remember. ओके। सो अभी जैसे अगर मैं PG के पर्सपेक्टिव से भी बात करूं, तो जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब आफ्टर द इंटर्नशिप, सो वर यू सिंसियर इनफ कि यार इसी साल निकालना है, और यू वर ऑलरेडी प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक? Um, I had not thought about it. ओके Uh, I was a little, I would say कि मतलब I was a little passionate कि मेरे को सीखना है internship में. तो वो ही माइंडसेट था मेरा. पीजी प्रिपरेशन का मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था. ऑल्दो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आई मेड नोट्स, आई स्टडीड फॉर द सब्जेक्ट्स, बट कभी नीट पीजी के बारे में इतने अच्छे से सोचा नहीं था. एंड जब तक रियलाइज हुआ तो देर हो चुकी थी वो काफी ज्यादा कि अब नहीं कर सकते. तो आई फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन माई इंटर्नशिप कि सीख लेते हैं प्रैक्टिकल चीजें एंड देन वी विल प्रिपेयर. बट नीट पीजी से 1 month पहले आई स्टार्टेड, आई प्रिपेयर्ड. सो आई गॉट रैंक ऑफ 48K in 23. And then after my internship ended in June, then I started preparing completely. ओके ओके। डॉक्टर नोबल, पता है जब मेरी डॉक्टर नव्या से भी बात हुई थी ना इसके रिगार्डिंग, एंड उन्होंने भी ये चीज एम्फसाइज करी थी कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज इज, मतलब शी एम्फसाइज ऑन दैट पार्ट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से जैसे आप बता रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कैनुलाज जो हम लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद हम फोलीज, ये सब चीजें बहुत बेसिक, सुनने में बहुत बेसिक लगता है हर किसी को, बट नो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीजें आप पढ़ भी लो तो आपको भूल जाती हैं एग्जाम से पहले. अगर बट अगर हमने आपने वो प्रैक्टिकली देखी है ना तो यू विल नॉट फॉरगेट इट. You will not forget it. Also, कि first in surgical postings, I went to OT also because of my good work. They considered me कि आपको हम OT भी लेके जाएंगे. तो I went to the OT and I saw surgery. I saw the mesh they put. I saw the steps. I assisted them. So that made a good picture in my mind कि क्या होता है. तो वो सब चीजें कभी कभी आ भी जाती हैं एग्जाम में. And when you study तो आप उसको better correlate कर पाते हो. That is the importance of learning the work at work, at your internship.
ओके। सो जैसे आपने बताया कि आपका ग्रुप था, यू यूज्ड टू बंक, तो ग्रुप स्टडीज का भी कुछ फायदा मिला आपको? अ, बहुत लंबे बड़े ग्रुप्स में तो नहीं मैंने पढ़ाई करी। ओके। आई स्टडीड इन स्मॉल ग्रुप्स, बट या ग्रुप स्टडीज ही हो पाती हैं एमबीबीएस में। देयर आर रेयर पीपल हु कैन स्टडी ऑन देयर ओन, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिलेबस, वेरी वॉलेटाइल थिंग्स। तो हमंगस हो जाता है बहुत ज्यादा कंप्लीट करना अकेले, एंड ओके। यू काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक इफ यू आर अलोन। हम्म। तो अभी देखो, जैसे आई थिंक जब आप लोगों की पीजी मतलब जर्नी शुरू भी हुई थी, स्पेसिफिकली 2017 बैच का ऐसा था कि आप लोगों के थर्ड ईयर में भी मेरे ख्याल 4 सब्जेक्ट्स थे या 3 सब्जेक्ट्स थे, आई गेस। 3। 3 सब्जेक्ट्स, ईएनटी, ऑप्थ एंड पीएसएम, राइट? जी। एंड उस टाइम पे जब फाइनल ईयर की पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ऑब्वियसली थर्ड ईयर में स्टूडेंट सोचता है कि यार फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो आपकी थर्ड ईयर की जर्नी क्या रही थी? मतलब यू यूज्ड एनी प्लेटफॉर्म्स और लाइक प्रिपरेशन वाइज? थर्ड ईयर वाज कोविड। थर्ड year went in COVID. So I made notes. I made some notes for medicine, for surgery, and third year pre-final मतलब PSM, IN, ENT तो करना ही था। फाइनल ईयर के नोट्स बनाए, जितना समझा और उतना समझा, एंड लॉकडाउन को भी इंजॉय किया। ओके। ओके। नहीं तो That's how जैसे it went. आप क्योंकि देखो होता क्या है जनरली, जो स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी भी होती है ना, ईएनटी ऑप्था मतलब चलो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट पीएसएम इज समथिंग कि वो कहते हैं कि 15 दिन पहले भी अगर उठाओगे तो हो जाएगा। इट इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि कोई ज्यादा इतनी एम्फेसाइज देता नहीं है। बट अगर मैं बात करूं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की, जैसे मेडिसिन एंड सर्जरी है, अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट अभी उठा भी रहा है तो उसको कितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए कि थर्ड ईयर में, क्योंकि अभी देखो जो 21 और 2022 बैच के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ऐसा वो है कि उनका ईएनटी और ऑप्था फाइनल ईयर में शिफ्ट हो चुका है। Yeah. उस पर्सपेक्टिव से अभी के लिए अगर मेडिसिन सर्जरी कोई उठा भी रहा है, लेट्स से ऑब्जन गायनी भी उठा रहा है, तो कितना सब्जेक्ट उनको कवर अप कर लेना चाहिए सो दैट उनको फाइनल ईयर में इतना ज्यादा दिक्कत ना हो? ठीक है, दिस आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सब्जेक्ट नाउ फॉर द पीजी प्रिपरेशन कि आपका ना नोट्स बना के रखना एंड फर्स्ट रीड इज वन थिंग, एंड उसको बार बार रिवाइज करना इज अनदर थिंग। तो दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आपके पास टाइम है इन द थर्ड ईयर, तो आप जितने भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रख पाओ along with a little touch of concepts जो आप अपने दिमाग में डाल पाओ, that will be the best scenario. बट या सब सब्जेक्ट्स के लिए हो नहीं पाएगा वो। तो जितनों के लिए हो पाए, यू मेक गुड नोट्स। इधर प्रिंटेड को भी आप एनोटेट कर लो, और यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, इधर वे। पर ओके। वो थोड़ा बहुत कंप्लीट योर नोट्स इन द थर्ड ईयर। ओके, तो अब जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी करूं कि लेट्स से स्टूडेंट ने ईएनटी और ऑप्था करी है कंप्लीट, ठीक है, और अगर वो मेडिसिन उठाता है, मेडिसिन या सर्जरी, तो कौन कौन सी यूनिट्स उसको कंप्लीट कर लेनी चाहिए थर्ड ईयर में? ये तो वैसे कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड है ओके। कि आपको क्या पसंद है ना। आपने क्या करा था? आपने क्या करना है, क्योंकि डज नॉट मैटर, क्योंकि एग्जाम तो आपने नेक्स्ट ईयर ही देना है। तो हम्म। स्टार्ट आई ऑलवेज टेल पीपल कि स्टार्ट विद द थिंग्स यू लाइक, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम गेन करना किसी भी चीज के लिए मुश्किल होता है। स्टार्ट विद द सिस्टम्स यू लाइक। फॉर एग्जांपल समवन लाइक्स एंडोक्राइनो, एंडोक्राइनो को नोट्स बनाने लग जाओ। अगर सर्जरी का पूरा सब्जेक्ट पसंद है तो सर्जरी पहले कर लो, सो दैट यू गेट इनटू दैट रिदम इजीली एंड स्विफ्टली, एंड आपको वो रेजिस्टेंस नहीं फील होती कि आपने मुश्किल सब्जेक्ट उठा लिया विच यू डोंट लाइक, तो हम्म। फिर यू विल नॉट बी स्टडिंग फॉर लॉन्ग। ओके। ओके। पर पता है क्या होता है, मैं इस चीज को इसलिए एम्फेसाइज भी कर रहा हूँ क्योंकि जनरली अभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज एग्जाम्स हैव जस्ट कंप्लीटेड, एंड अभी के लिए जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी है ना, स्पेसिफिकली ईएनटी ऑप्था तो उनके वैसे भी फाइनल ईयर में शिफ्ट हुए हैं। लेट्स से अगर वो पीएसएम और फोरेंसिक्स उठाते भी हैं, ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सुडो मोटिवेशन वो शॉर्ट सब्जेक्ट्स उठाते हैं, जैसे पीडिया है, ऑर्थो है, इधर से रेडियो हो गया। तो डू यू थिंक सो दैट स्ट्रेटजी आल्सो वर्क्स विद द स्टूडेंट्स? Rather than going with medicine and surgery, they used to opt with pedia and derma and all those things. आई थिंक इट विल वर्क। ऑल्दो मैंने ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स तो मैंने तो बाद में ही करे थे, बट इट विल वर्क। बिकॉज वही एट द एंड ऑफ द डे पहला स्टेज आपको नोट्स बनाने हैं सब सब्जेक्ट्स के लिए। तो Okay. एनीवेज कुछ भी करो, बना लो। पीडिया इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर एक बार मोमेंटम बन जाए, पिकअप मेडिसिन एंड सर्जरी, वो ऑलरेडी इतने ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि देन स्टार्ट सिस्टम वाइज फॉर देम। Okay. सर्जरी का सिर्फ जनरल सर्जरी कर लिया, मेडिसिन का एक सिस्टम कर लिया सिर्फ। दैट वे बोर भी नहीं होता, क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोर भी हो जाता है। पर ऐसा भी होता है ना कि देखो, अब जैसे जो भी नया करिकुलर भी आया है एनएमसी की तरफ से, थर्ड ईयर में ही फाइनल ईयर की पोस्टिंग्स लगनी शुरू हो जाती हैं, तो इज इट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट?
तो एनी स्टैंडर्ड अप्रोच किया स्टूडेंट को अगर ये फॉलो करे तो कहीं ना कहीं आई नो वो एंग्शियसनेस आती है कि मैनेज नहीं होगा, बट एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से कि एटलीस्ट इट विल हेल्प देम टू मैनेज देयर स्टडीज एंड टाइम स्पेसिफिकली। या फिर यही है कि आपने जो भी क्लिनिकल पोस्टिंग में सुबह पढ़ा, टॉपिक वाइज, जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, वो टॉपिक वाइज करो। जो भी आज आपने क्लिनिकल पोस्टिंग में सर्जरी में देखा, मेडिसिन में देखा, उसका एक वो टॉपिक आज आपने रिवाइज कर लिया फ्रॉम द प्रॉपर रिसोर्स यू आर गोना फॉलो लेटर ऑल्सो। ओके। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना है, चाहे वो क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ हो, चाहे वो थ्योरी एग्जाम से पहले हो। दैट इज वो। और हाँ, एंजाइटी के लिए यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स, थिंक अबाउट द डे यू एट हैव एट हैंड। आज जो है वो देख लो, कल की कल देखेंगे। दिस वाज माय स्ट्रेटजी थोड़ा सा, क्योंकि एंजाइटी होती है। आई वांट टू टॉक अबाउट इट कि एंजाइटी होती है, बहुत बच्चों को होती है, और मोस्टली एंजाइटी होती है कि अब मैं इस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करूं। तो उसको ऐसे ही कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। ओके। सो थर्ड ईयर के पर्सपेक्टिव से ही आपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी यूज किए थे? जी, आई टुक मैरो इन थर्ड ईयर। ओके। Yeah, and I made notes for third year subjects, some systems of the medicine, surgery. That's it. ओके। ओके। सो मूविंग ऑन टू द फाइनल ईयर ऑल्सो, अभी जैसे जब आपका फाइनल ईयर शुरू हुआ था, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं एंड वहाँ पे आई थिंक पोस्टिंग्स वगैरह भी शुरू हो जाती हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज योर पोस्टिंग्स इन द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स? फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स के मैरो के नोट्स तो चल ही रहे थे साथ साथ, जो भी आप घर पे वीडियो देखते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लेक्चर है उसमें तो चलो वी कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं उसके लिए द क्लिनिकल बुक्स, द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड द क्लिनिकल बुक्स यू हैव टू रेफर, वो करती थी मैं। एंड या encouraging माई सेल्फ कि अगर केस टेकिंग है तो मैं लूंगी। इफ आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इन द ग्रुप आई विल टेक। बस या उससे हो जाती है वो लर्निंग। ओके। बट एक बात बताओ, एज अ मतलब मेडिकल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से फाइनल ईयर सब बोलते हैं यार बहुत टफ है, तो आपने जैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी रेफर करी थी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रेफर करी थी आपने फाइनल ईयर? फाइनल ईयर में आई यूज टू लव बेली एंड लव। ओके। तो बहुत सारे जनरल सर्जरी मैंने कंप्लीट उसी से करी थी। डेविडसन, आर टीचर्स रिकमेंडेड, द प्रोफेसर्स इन आवर कॉलेज रिकमेंडेड कि आप डेविडसन पढ़ा करो, तो हमने डेविडसन भी पढ़े थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स एंड कुछ सिस्टम्स फ्रॉम डेविडसन। एंड हैरिसन आल्सो प्रेफरेंस रखी थी? आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन, इसलिए मेरे को हैरिसन था नहीं ज्यादा। दैट्स व्हाई बेली एंड लव। ओके। एंड ऑब्जन गायनी के लिए? ऑब्जिन वैली के लिए दत्ता। डीसी बताई। ओके। सो जैसे अगर पोस्टिंग के साथ आपने मैनेजमेंट वगैरह रखी थी, तो क्योंकि देखो होता क्या है, जनरली 4:30-5 बजे के बाद जब कॉलेज खत्म होते हैं स्टूडेंट्स के, पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब आई गेस दिस हैपेंस विद यू आल्सो। तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी कि यार करना है, बिकॉज उसके बाद आके वीडियो भी देखनी है, फिर नोट्स भी बनाने हैं, फिर बुक्स भी पढ़नी है, तो एंड पोस्टिंग्स भी है साथ में अटेंड करने के लिए, तो हाउ हाउ डिड यू मैनेज दैट? सी देयर इज अ बैलेंस टू एवरीथिंग। पीजी प्रिपरेशन ने मेरे को ये सबसे ज्यादा सिखाया है, बट हाँ उससे पहले भी पीपल कैन अप्लाई इट कि आई हैव टू कीप वन टारगेट कि इस संडे तक आई विल कंप्लीटली स्टडी एंड संडे को आई विल टेक अ ब्रेक। वो डिसाइडेड होना चाहिए, द रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करेंगे अपने दिमाग में, तो फिर 5 o'clock के बाद कहीं मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो तो अच्छा है। टेक अ चाय ब्रेक, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड देन गो स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। एंड उसके बाद इफ यू स्टडी गुड 3 to 4 hours, टेक अ ब्रेक अगेन एट द डिनर, टॉक टू योर फ्रेंड्स अगेन और टॉक टू योर फैमिली। ओके। सो आपने अपनी पीजी की प्रिपरेशन कब शुरू करी थी? Full fledged I started in June when my internship ended. I sat at home completely. ओके। सो उस फेज से पहले की अगर मैं बात करूं, इंटर्नशिप फेज कैसा था आपका? इंटर्नशिप में आई वॉज कम्प्लीटली, या तो मुझे एंजॉय करना है या फिर मुझे काम सीखना है। ओके। पढ़ाई का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा इंटर्नशिप में। यू हैडंट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि यार पीजी निकालना है अभी उस टाइम तक? ओके। और पीजी के मतलब इंटर्नशिप के दौरान भी जो पोस्टिंग्स वगैरह होती थी, तो उसमें जो, क्योंकि मैंने सुना है कि जीएमसीएच की पोस्टिंग्स इट्स वेरी हेक्टिक। या तो फिर मुझे था कि वाई दो जगह पे पैर कैसे रखूं मैं, नहीं हो पाएगा ना। मतलब या तो इधर आई डिच द रेजिडेंट्स एंड गो एंड स्टडी, एनीवेज एब्सेंट तो मेरी ही लगेगी, तो फिर या तो पढ़ लूं या फिर काम कर लूं। तो आई थॉट कि काम ही कर लेते हैं, सीख लेते हैं अच्छे से जो भी है। So were you completely detached from the studies, or you were, you used to solve MCQs at that time also?
initial 6 months though I didn't do anything. Later on I started solving MCQs, the Q banks, ओके जितना भी हो पाता था related to the topics I ओके knew or I understood. हाँ हाँ पर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जैसे फ्रेंड सर्कल में जनरली बात तो होती होगी कि प्रिपरेशन चल रही है तो एक फोमो नहीं आता था स्पेसिफिकली एंजाइटी की बात करूं कि यार उनका इतना हो गया मोमो आ जाता है बट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन कि करना है तो अच्छे से करना है. तो फिर उनको अच्छे से हो नहीं पा रहा था बिकॉज लास्ट वाली पोस्टिंग हमारी ओबीजी वैन तो इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है कि यू कांट थिंक ऑफ स्टडिंग इवन ऑन द ड्यूटी आल्सो. यू कांट, दे विल कॉल यू इन 10 minutes, in 5 minutes, हम्म, because the department is like that, the ओके patients are like that, they need it. तो नहीं हो पाता फिर वो. बाकी इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज. बहुत बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम में भी किया एंड इट्स गुड दैट दे प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स. बट आई कुडंट हैंडल दैट एंजाइटी कि मेरे को कॉल भी आ रहा है साथ में एंड आई एम स्टडीइंग आल्सो. So ओके that was my call and my decision. ओके सो अगर मैं जेएमसीएच के देखो एक्सपोजर का ही अगर मैं कंसिडर करूं तो अभी के लिए जैसे क्योंकि क्या होता है जनरली फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में पोस्टिंग्स लगनी शुरू होती है राइट एंड स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी भी होती है कि यार अगर ब्रांच आगे प्रेफरेंस रखनी भी है एंड वो क्यूरियोसिटी कह लो वो फोमो कह लो एंड एक सेकंड थॉट्स भी आते हैं यार कि कौन सी आगे स्पेशलाइजेशन के लिए जाएं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट तो आपने कब ये रियलाइज किया था कि दिस इज माय इंटरेस्ट आई विल बी परसुइंग दिस पर्टिकुलर ब्रांच फॉर माय पीजी Second and third year तक जब when we went to the clinical postings तो completely मेरा मन बन गया था towards surgery. ओके ऑल्सो फिर जब मैंने रोहन सर की वीडियोस देखी मैरो पे तो ही टीचर्स सो गुड दैट यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट्स एंड मुझे फिर कंप्लीटली ऐसा लगने लगा कि आई लाइक सर्जरी. बट लेटर व्हेन आई स्टडीड फॉर द पीजी प्रिपरेशन देन आई रियलाइज्ड कि रेडियो इज वन ब्रांच व्हिच विल गिव मी द एक्सपोजर ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई आई चेंज फ्रॉम सर्जरी टू रेडियो. बट या वो चीज जो आप कह रहे हो वो डेवलप हो जाती है. You kind of have the instinct. At least इतना तो पता ही चल जाता है कि you are a surgical person or a medicine person. That people can decide. And वो सब change होता रहता है. Because priorities change over time. ओके एंड मोर ओवर देखो जैसे अगर मैं सर्जिकल और मेडिकल ब्रांच में मेडिसिन ब्रांच में भी देखूं तो सर्जिकल में वन हैज टू बी इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्कaholic एटीट्यूड राइट कि 24/7 अवेलेबल है एंड एज कंपेयर टू मेडिसिन वहां इतना हेक्टिक नहीं है तो वो पैरामीटर क्या शिफ्ट हुए कि एकदम से कंप्लीटली इट्स अ 360 डिग्री चेंज मेडिकल भी मतलब अगर आप मेडिसिन की बात करो जनरल मेडिसिन की तो इतना इजी तो वो भी नहीं है. When हमें बाहर से ऐसा लगता है कि वो अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं. But no, that also has a headache. Also, the residency time is very difficult. Equally difficult as in surgery. ओके तो वो चीज मेरी निकल गई कि टफ और डिफरेंट. बट सर मतलब जो इंटरेस्ट है वो मेरा अभी भी सर्जरी में ही है. बट व्हाट चेंज्ड वाज कि फर्स्टली आई वांट टू फोकस ऑन माय पर्सनल लाइफ अ लिटिल मोर. मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हुई. माय फैमिली. सो एक वो चीज चेंज हुई और दूसरा द रेडियो. आई टुक रेडियो बिकॉज वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं सब सब सिस्टम्स ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड रहूंगी. द वर्सेटैलिटी इट ऑफर्स एंड द nerd it needs. I am the nerd it needs because I like to study. उसमें पढ़ना होता है. I will study hopefully. ओके Also I'm planning to look if IR works from me ओके ओके because मेरा वो surgical hand भी थोड़ा ओके यू मीन टू होता से है उसमें. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी राइट फर्दर हाँ जी, हाँ जी. ओके चलो इससे रिलेटेड भी आई विल कमिट ऑन लेटर ऑन बट अभी जैसे आप बता रहे हो कि अगर मैं देखो सर्जिकल ब्रांच और इधर से रेडियो को भी कंपेयर करूं कौन ज्यादा पैसा कमाता है पैसे तो सर्जिकल ही कमाते हैं ज्यादा. ओके No doubt about that. पर उसमें मतलब ऐसा भी होता है कि देखो क्योंकि आज के टाइम पे एमएस करने के बाद भी स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एमसीएच तो इज इट लाइक कि उसमें स्कोप का भी फर्क पड़ता है क्या बिल्कुल पड़ता है. रिसेंटली लर्न की स्कोप जो है वो 2 या 3 एमसीएच के ब्रांचेस में ही बचा है. जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. ओके Then comes the plastic and other branches. ओके तो ऑल्सो फिर वही बात है कि इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दोज ब्रांचेस विच आर फेयरिंग वेल तभी फिर आप सर्जरी का भी तभी सोचो. इफ अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो. ओके सो यू मीन टू से इट्स वेरी प्रॉमिसिंग जर्नी मतलब अभी आगे 3 साल की पीजी उसके बाद फिर आगे 2-3 साल का आगे कोर्स जी. जी.
ओके, ओके। सो अगर मैं पीजी के पर्सपेक्टिव से ही अगर अभी रखूं, लेट्स गो टू योर पीजी प्रिपरेशन। आपका फर्स्ट नीट एक्सपीरियंस कैसा था? आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 1 मंथ। उसमें भी जितना मुझे समझ में आता था तो मैंने कर लिया। एंड नीट का एक्सपीरियंस वाज कि व्हेन आई गेव द एग्जाम काफी सारे क्वेश्चंस आई डिडंट नो अ थिंग अबाउट, बट वो मेरा ट्रायल था, आई ऑलरेडी न्यू, तो फिर इतनी ज्यादा कोई एंजाइटी थी नहीं। व्हेन आई काउंटेड माय स्कोर, वो ठीक बन रहा था, तो आई एक्सपेक्टेड कि चलो कुछ तो मिल ही जाएगा, बट उतना भी नहीं आया रैंक की कुछ मिले। तो फिर आई डिडंट इवन अप्लाई फॉर द काउंसलिंग, आई डिडंट सेट फॉर द काउंसलिंग कि क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना। या दैट वाज माय नीट पीजी एक्सपीरियंस। ओके। एंड आपके हिसाब से व्हाट वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और एग्जाम टाइम? इज इट जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड लेट, और इज इट मतलब वहां पे, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब एग्जाम देके आते हैं ना, हर किसी को ये रिग्रेट तो होता है यार कि अगर थोड़ा पहले पढ़ लिया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। ये थॉट थे माइंड में? थे, बिकॉज पहले मेरी सोच थी कि सर्जरी मिल जाए अपने कॉलेज में, हम्म। एंड वो मिल जाती थी 20 के में। तो ओके। तो था मुझे कि थोड़ा सा पढ़ लेती तो शायद हो जाता अच्छा थोड़ा सा। हम्म। बट नेवरदलेस, जो होता है किस्मत में वो अच्छे के लिए होता है, तो फिर अब अच्छे से प्रिपेयर किया तो अच्छी चीजें देखने को मिली लाइफ में, ज्यादा ओ, ज्यादा ऑप्शंस। तो जैसे जब आपका नीट ओवर हो चुका था, मतलब रिजल्ट आया, उसके बाद क्योंकि देखो एक माइंडसेट ये भी होता है यार कि 48,000 रैंक में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट फीलिंग आल्सो कि यार हमारा मतलब प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करनी है। तो डू यू हैव सेकंड थॉट्स इन द माइंड आल्सो कि यार 48,000 से जंप करके आना है? बिल्कुल, आई हैड ऑल्सो, बीइंग फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, nobody is there कि जो मेरे को समझ पाए कि why I'm taking a drop। क्योंकि नीट यूजी में भी कोई ड्रॉप नहीं किया, तो पेरेंट्स इन द स्टार्टिंग वर नॉट वेरी सपोर्टिव एंड नॉट वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस की। उनको बिकॉज ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था ही आपने, एमबीबीएस में क्यों नहीं आया रैंक, बिकॉज उनको नहीं पता कि पीजी प्रिपरेशन इज अ होल गेम, डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो वो डिफिकल्ट था काफी ज्यादा मेरे लिए, खुद को भी समझाना कि क्या तू कर लेगी। खुद को तो ऐसा था कि जब पढ़ाई नहीं तो आएगा नहीं, तो दैट आई हैड कि मैं कुछ तो कर ही लूंगी, कि मैं अपनी पसंद, अगर सर्जरी ही सोचा था तब तो सर्जरी तो ले ही लूंगी एक अच्छे कॉलेज में। हम्म। बट डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, माय पेरेंट्स वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ओवरकम कैसे किया फिर इस चीज को? कैसे ओवरकम करेंगे? इग्नोर करके, इग्नोर करके, तो उनको आप समझा के। पेरेंट्स मैटर तो उनको समझा लो, बाकी उनसे फर्क नहीं पड़ता। खुद को समझा लो कि ठीक है अब पढ़ लेंगे, ओके, करेंगे तो अब आपके कोशिश। मतलब कोई मेंटोर भी थे ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन जोन, जिन्होंने um, मतलब दैट्स द काइंड ऑफ की मोटिवेशन के लिए व्हेनेवर यू फील लो, बिकॉज देयर आर हाइज एंड लोज ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन फेज, एंड उस टाइम पे जब व्हेन यू फील लो, तो व्हाट वाज योर स्टैंड कि भाई उस चीज को दोबारा से रिवाइव करना, हाउ इज दैट? व्हेन आई फेल्ट लो आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, काफी ज्यादा प्रिपरेशन की कि लोगों ने कैसे किया। मैरो के इंटरव्यूज, जो जिन लोगों के रैंक्स अच्छे आए, उससे मिल जाता था कि फिर उससे समझ में आता था कि मैंने क्या चीज नहीं करी एंड क्या मुझे करनी है। तो फिर वो जब बात दिखने लग जाता है कि यस आई कैन डू, एंड एक बार आप खुद में बिलीव करते हो कि आई कैन डू, तो फिर वो हो जाता है शायद। ओके, ओके, फेयर इनफ। एंड मोर ओवर देखो, क्योंकि बिकॉज मेरा जहां तक जितने भी अभी नीट एस्पिरेंट से इंटरेक्शन हुआ भी है ना कहीं उस माइंडसेट को सस्टेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्पेसिफिकली वो डे टू डे बेसिस पे समहाउ द अदर, वो आई थिंक आपने भी सेल्फ स्टडी करी है ड्यूरिंग दैट फेज। तो उस चीज को हाउ डिड यू मेंटेन दैट? क्योंकि देखो, यू कैन नॉट बी 100% एवरी डे, राइट? समटाइम्स इट्स 50, समटाइम्स इट्स 70, और समटाइम्स इट्स इवन 10। सो वो एवरेज मेंटेन करना एंड वो कंसिस्टेंसी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपका क्या माइंडसेट होता था वहां पे? माइंडसेट, एक तो पहली बात, पहले ही मैंने सोच लिया था कि ब्रेक्स तो लेनी ही है, टाइमली ब्रेक्स, बट इतनी लंबी नहीं कि वो हाफ एन आवर सोचा था, 6 घंटे हमने कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा जो आप कह रहे हो कि नॉट एवर 100 एवरी डे, आई हर्ड दिस समवेयर, और वो मेरे दिमाग में इतने अच्छे से हो गया कि 80 एवरी डे इज मोर देन 80 एवरी डे फॉर 7 डेज इज मोर देन 100 फॉर 4 डेज, एंड जीरो फॉर, अगर आप ऐसे मैथ्स भी करोगे तब भी वो ज्यादा आएगा। परफॉर्म लेस एवरी डे बट डू इट एवरी डे, वो कंसिस्टेंसी विल मेक इट हैपन। ओके, ओके, ओके।
ठीक ठीक। सो अभी मतलब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, कि जो आपने सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करी है, तो वंस यू मतलब क्लियर योर नीट, मतलब 48 जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो आपके माइंड में था कि जॉब कर लेते हैं साथ? नहीं अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं था। नहीं, बिकॉज आई न्यू कि नहीं हो पाएगा। इंटर्नशिप के साथ नहीं हुआ तो अब जॉब के साथ कैसे होगा? हाँ, ठीक ऑन है। दैट टॉपिक अगर किसी को करनी है तो वो उसी रीजन की वजह से होना चाहिए। आई रिकमेंड इफ यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज ओनली, ओके अदरवाइज इट नीड्स कंप्लीट फ्री टाइम टू प्रिपेयर। ओके। एंड देखो, अब मैं प्रिपरेशन के लिए अगर मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी पूछूं, जब आप जीटीज वगैरह देते थे, राइट, आई एम श्योर कि एक फेज ऐसा आता है कि जब वो जीटीज का स्कोर इम्प्रूव नहीं होता, राइट, एंड वो अगर नहीं हो तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि भाई नहीं हो रहा। तो व्हाट वर योर स्ट्रैटेजीज कि अगर वो सैचुरेशन पॉइंट आया भी था, राइट, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? एक नहीं, तीन चार सैचुरेशन पॉइंट्स आते हैं एंड मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। पहले आता है 120s पे। जब आपके एक बार अच्छे से नोट्स बन जाते हैं, फिर आता है 120s पे एक और फिर आता है एक 140 पे, फिर 160 पे भी आया था मेरे साथ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस प्रिपरेशन हैज स्टेजेस। 120 मीन्स कि आपके अब नोट्स अच्छे बन गए हैं, नोट्स आपके सब अच्छे हैं। उसके बाद 120 से 140 पे आपको लेके जाएगी आपकी मल्टीपल रिविजन्स। बार बार पढ़ना, चीजें याद रहेंगी उससे, तो फिर वो 140 पे चला जाएगा। 140 पे फिर स्टक रहने लग जाएगा, +-5। फिर उसके बाद आपको 160 तक लेके जाएगी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, योर इंटेलिजेंट गेस टेकिंग। तो जीटी स्कोर तो स्टक होता है, सबका स्टक होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। बट वो फ्रस्ट्रेशन का हल यही है कि यू हैव टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। अब देखो कि ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं हूँ, अब मेरे को यहाँ से इम्प्रूव क्या करेगा। ईदर यू हैव लैक्यूना इन योर प्रिपरेशन, या फिर यही होता है कि पहले आपका नोट्स कंप्लीट है, फिर उसके बाद आपकी मल्टीपल रिविजन्स, उसके बाद आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस। दीज आर द स्टेजेस टू रीच टिल 160 और 170s। ओके। तो बट जैसे जो 150 या 160 है, इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज आल्सो कि देयर इज अ डिफरेंस इन नॉलेज? नो, मेनली नॉलेज तो, क्योंकि आजकल नोट्स तो सबके पास सेम ही है, हाँ हाँ। पढ़ भी सब सेम ही रहे हैं। इट्स अबाउट कि आप, एक तो मल्टीपल रिविजन्स कितनी अच्छे से करी हैं आपने, कितना अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो आप, हाउ आर यू, मतलब कितना फोकस कर रहे हो कि मेरे को याद रह रहा है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। और दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस, बहुत अंडर वैल्यूड अंडररेटेड चीज बोलूंगी मैं। ये चीज है, लोगों को नहीं समझ में आता कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इतना ह्यूज सिलेबस है कि हर चीज आप याद नहीं कर सकते, हर चीज आपको पता नहीं हो सकती। यू हैव टू गेट दैट विद प्रैक्टिस। और द गेस्ट टेकिंग ऑल्सो। ओके, सो यू मीन टू से ये मैटर नहीं करता कि हमने कितना पढ़ा है, मैटर ये करता है कि हमें याद कितना है, एग्जैक्टली। और उस याद के में से भी हम कितना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एग्जाम के अंदर इन यस, टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। यस। आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मेन नोट्स कर लिए हैं, बट उनका स्कोर्स नहीं आ रहे उतने अच्छे से, क्योंकि वो उसको कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देखेंगे ना कि आपने कितना पढ़ा है, द बल्क यू हैव स्टडीड। आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए वो एमसीक्यू में। ओके। सो आप जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस की अगर बात करें, तो व्हाट यू डिड डिफरेंट की जो आपको 48,000 से ऑल इंडिया रैंक 28 पे ले आया? एमसीक्यू प्रैक्टिस में पहले तो मैंने पीवाईक्यूज और पीवाईटीज को ही ज्यादा फोकस किया, पीवाईक्यूज ही करे बेसिकली। ओके। फिर जनवरी में जब नीट पीजी पोस्टपोन हुआ ना, इट वाज ऑन March 3, एंड देन उसके बाद फिर वो जो June 23 को पोस्टपोन हुआ, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, लेट्स यूज इट। तो फिर मैंने वो यही स्ट्रैटेजी बनाई कि अब अगले 3-4 महीने आई विल डू कस्टम मॉड्यूल्स। मैरो के कस्टम मॉड्यूल्स मैंने किए 50 क्वेश्चन एवरी डे एटलीस्ट। और कोई टैग नहीं, क्योंकि एक बार तो मेरी रिवीजन हो ही चुकी थी, एक या दो बार हो चुकी थी। तो सारे सब्जेक्ट्स ऑल टैग्स, एक तरह से 1/4 जीटी आप रोज दे रहे हो। तो दैट एमसीक्यू प्रैक्टिस, और मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया होगा वो। तो 3-4 मंथ्स ऑफ दैट, एंड उसकी वजह से जो इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाते हैं ना गेस्ट टेकिंग के, दैट इज वन थिंग जो लोग करके ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके। सो अगर मैं आपका जो डेली रूटीन था उसमें अगर मैं सेग्रीगेट करूँ रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स, एंड सेकेंडली आपका एमसीक्यूज, तो वो क्या रेशियो रहता था? रेशियो तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज मैं नहीं करती थी, ऐसे ही जैसे 50, अभी 50 इन दी मॉर्निंग कर लिए। पीवाईक्यूज तो करने ही है, वो तो उसको तो मैं बोलती नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस अब।
और वैसे रैंडम क्वेश्चंस 100 पीवाईक्यूज कर लिए ड्यूरिंग द लंच टाइम। ओके। तो अराउंड 2-3 आवर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, बाकी सब रिविजन ही ओनली। ओके। तो जब आप जैसे जीटीस वगैरह देते भी थे, एंड व्हाट अबाउट आफ्टर जीटी? जीटी के बाद क्या, मतलब आपके हिसाब से कि दीज आर द पैरामीटर्स जो स्टूडेंट्स को करने चाहिए अपने जीटीस को इम्प्रूव करने के लिए? ओके, तो जीटी को पहले तो मैं पूरा दिन जीटी डे रखती थी। तो सुबह उठ के आई यूज टू रिवाइज द माई छोटी कॉपी और द 20th नोटबुक। वो रिवाइज करके या फिर कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट रिवाइज करके 10-10:30 आई सैट डाउन फॉर द जीटी। मैरो का जीटी 2 o'clock एंड होता है, तो उससे थोड़ी देर पहले तक खत्म करके आई टुक अ 1 hour ब्रेक। उसके बाद आई सैट डाउन टू रिव्यू इट। रिव्यू में पहले स्किप देखना है, फिर रॉन्ग वंस देखने हैं, और करेक्ट वंस को तो ऐसे ब्रश थ्रू करना है। उसके बाद आपको उसको एनालाइज कैसे करना है, मैं अपने लिए टारगेट रखती थी कि जैसे 15 डेज में एक जीटी दे रहे हैं हम, जो मैरो पे लाइव होता है। तो यू हैव टू सी द लास्ट 3 सब्जेक्ट्स, द वीकेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, एंड यू हैव टू टारगेट कि अगली बार ये 3 सब्जेक्ट्स ये सेम नहीं रहने चाहिए। और उसको हम कैसे करेंगे कि एवरी डे हाफ एन आवर और 1 hour उन सब्जेक्ट्स का कुछ 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 पढ़ लिया मैंने, या फिर एमसीक्यूज कर लिए, जो भी आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्थो बहुत वीक रहती थी, तो उसके लिए मेरे को क्या टॉपिक्स पढ़ने थे, क्योंकि ऑर्थो पूरा तो नहीं करना होता, बहुत रिवीजन वीडियो से ही करना होता है, तो उसके बस वो थोड़े थोड़े से टॉपिक्स देख लिए। एंड नेक्स्ट टाइम पैरामीटर ये होता था कि देखना है कि वो 3 सब्जेक्ट्स बेटर हुए या नहीं। दूसरा, इन द लेटर स्टेजेस जब स्कोर इंक्रीज करने की टाइम था, तो एवरी जीटी आई यूज टू कीप अ टारगेट कि 3 to 4 क्वेश्चंस मोर सही करना है मैंने। दैट हैज टू बी स्टडी प्रोग्रेस, ऐसे नहीं कि अभी 4 बढ़ा दिए पर अगली बार 6 कम भी हो गए, दैट वे। तो कम भी हुआ, मतलब लेट्स से अगर एक जीटी दिया आपने तो नेक्स्ट जीटी में अगर स्कोर गिरा भी है कई बार? 2-3 का तो फर्क रहता ही है, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। पर ऐसे बिल्कुल वो नहीं हो सकते आप, हेवायर नहीं हो सकते कि 10 ज्यादा 10 कम। दैट मीन्स कि आप ये प्रिपरेशन में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं कुछ, कि आपने कुछ टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से करे हैं तो वो आ गए जीटी में तो स्कोर आ गया, और कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही नहीं करे तो वो खराब हो गया स्कोर, अगर वो पूछ लिए तो। ओके। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी अगर आप मान लो जीटीस भी दे रहे हो तो डू यू, एक वो तुक्के वाली चीज होती है, तो आप तुक्का भी लगाते थे ड्यूरिंग दैट जीटी एज वेल? हाँ बिल्कुल। तुक्का तभी अगर आई कैन रूल आउट 2 ऑप्शंस। यही रूल था कि अगर 2 ऑप्शंस रूल आउट हो गए और दो में से लग रहा है कुछ, तो गेस लगा सकते हैं 2-3 बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ के कि क्या बेटर लग रहा है। ओके। तो और गेस टेकिंग तो ओके, तो जैसे अभी अगर मैं रैंक के पर्सपेक्टिव से भी देखूं कि 48,000 से 28 के अगर रैंक आई है, तो जो नॉलेज का है आपके हिसाब से, मतलब स्टूडेंट्स को क्या एम्फसाइज रखना चाहिए कि गोइंग विद अगर, क्योंकि देखो होता क्या है जनरली, जो बंदा अभी 50,000 के रैंक पे भी है लेट्स से, राइट, उसका मैक्सिमम टारगेट होता है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं दे हैव दिस प्री कंसीव नोशन कि यार वी विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ब्रांच, कि हमें कॉलेज मिल हम्म। जाए 10 से 20 के आसपास, राइट। बट अगर मैं प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, राइट, अगर मान लो वो 50 से 10 के या 20, क्योंकि आज के टाइम पे तो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द डीएनबीज आल्सो, राइट, तो क्या उनको माइंडसेट वो रखना चाहिए? बिकॉज देखो इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीथिंग, एवरीवन आई वुड से, क्योंकि 48,000 से टॉप 50 में रैंक, टॉप 30 में लेकर के आना, इट्स इट्स वन ऑफ थिंग कि हर किसी का एक सपना ही है। तो क्या ऐसे पैरामीटर्स रहे हैं विच हेल्प्ड यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर रैंक? पैरामीटर्स वर की द शेयर अर्ज टू नॉट गिव अप। मैं आपको अपने रैंक्स बताऊंगी तो आप यू विल लूज ट्रैक। आई हैव गिवन 2 नीट पीजीज, 1 UPSC in between, 1 UPSC CMS in between, and 4 INIs. This was my fourth attempt at INI. एंड हर एग्जाम के साथ मेरा उतना ही वो रहता था कि नहीं, अब कुछ तो बेटर करना ही है इसमें। अ, तो तो पर आपका जब आपका आईएनआईसीटी लास्ट ईयर, आपने कितना स्कोर किया था लास्ट ईयर आईएनआईसीटी? मई में आई गॉट 7K आफ्टर 48K, ओके। एंड नवंबर में आई गॉट 1139। 1100, तो वहां पे आपने सोचा था कि यू विल बी टेकिंग द सीट, और यू स्टिल प्लान टू टेक अ ब्रेक आफ्टर दैट? आई डिडंट गेट एनीथिंग। मतलब मैंने लास्ट ईयर की फिर क्योंकि काउंसलिंग के ट्रेंड्स देखे, तो आई कुडंट गेट एनीथिंग। तो फिर मैंने फिर अप्लाई नहीं किया था, फिर आई डिडंट फिल आउट एनी चॉइसेस फॉर दैट। ओके। सो एंड फिर वो रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे बना गोइंग अहेड? रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट बना जब मैंने पढ़ा। इतना तो चलो हम नहीं करते पीजी प्रिपरेशन के लिए, बट जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा उस चीज को कि
बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, डायग्नोस्टिक पार्ट ज्यादा है। द पीपल हु लाइक द डायग्नोस्टिक पार्ट मोर, कि हम डायग्नोज करेंगे क्लिनिकल हिस्ट्री देख के पेशेंट की, इमेजिंग देख के, वो पार्ट कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है बहुत ज्यादा। और फिर वर्क लाइफ बैलेंस तो चलो है ही है। अ, ओके, इसीलिए रेडियोलॉजी वो चेंज हुआ इन बिफोर द मे आया ना, ओके, तब ओके, मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को रेडियो ही लेनी है। ओके। एंड एम्स भोपाल की लाइफ कैसी है? मतलब अभी एक्सपीरियंस किया है कुछ वहाँ पे? अभी आई जस्ट हैव विजिटेड वंस, इट्स ग्रेट। एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज बीइंग फ्रॉम चंडीगढ़ वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिटी, बट better than expected. It's a very very pleasant city, very warm people there, ओके, very welcoming, and people भी अच्छे, food भी अच्छा, and the AIIMS Bhopal has a very nice campus. Very very good. The department I visited, it was very very good, and the hostels, everything is very, मतलब it's AIIMS, so the ओके। perks come with its name. सो आपने कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर किया व्हाइल सेलेक्टिंग द कॉलेज इन इन फ्रॉम रेडियोलॉजी पर्सपेक्टिव? Uh, the usual perspective ki first comes AIIMS Delhi, then PGI, then the next second generation AIIMS. I was hoping I would get Rishikesh, but I think the merit is very different this year. A lot of negative shift. ओके, But yeah, I can't compromise on my branch that I had thought long back. ओके। ठीक है। सो अभी जैसे आप बता रहे हो कि देखो, एक तो है आपका गोइंग अहेड की रेडियो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए। सो आपकी क्या फर्दर प्लान्स हैं उसको लेकर? I will see. मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं है, but I will see in the residency. I will get the exposure of everything, diagnostic भी, intervention भी, जितना हो पाए, and then I will see कि what interests me, what suits me, interest wise भी and work life भी, because IR also again then goes to a emergency kind of branch. You have to compromise on the work life balance. I will see if I can do that, and then I will see कि कोई fellowship or DM, either ओके। way I'll. तो डू यू रियली थिंक सो कि अभी जैसे जो चेंजेस हो भी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हिट करेगी रेडियोलॉजी को? Uh, this is a thing जिसने मेरे को बहुत ज्यादा स्केयर किया है पिछले 1-2 महीने में, बट द पीपल आई ट्रस्ट, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर जैनब, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट को मैं ट्रस्ट करती हूँ, उन सब ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इट विल ओनली ऑगमेंट, इट विल ओनली हेल्प, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी है रेडियोलॉजिस्ट की, फ्रॉम व्हाट आई कैन गेट टू हियर। तो इट विल ओनली हेल्प, एंड हु डजंट वांट आवर जॉब बीइंग डन इजियर, इजियर की, इजियर स्कैन्स कोई बता दे कि ये तो ये नॉर्मल है, वही करेगा एआई। एंड एनीवेज वी आर द वंस मेकिंग एआई, एंड वी आर नॉट इवन श्योर कि वो आएगा कि नहीं आएगा। गवर्नमेंट उसके लिए क्या रूल्स बना देगी, गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन सेट कर देगी कि हम एआई को किस हद तक यूज कर सकते हैं डायग्नोस्टिक्स पे। एंड एनीवेज द पेशेंट्स आर नॉट गोना ट्रस्ट। कोई भी ये चीज गेस कर सकता है कि एक पेशेंट को एक ह्यूमन से ही साइंड रिपोर्ट पे ज्यादा ट्रस्ट होगा देन द मशीन, इन दैट वे। एंड ओके। ऑल्सो इंडिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आना बहुत मुश्किल है। एमआरआई भी नहीं है बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली देखो, नॉट आई वुड से इमीडिएटली, बट 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। वो किसी को भी नहीं पता कि हाउ द इंडस्ट्री चेंजेस। एंड ये फिर ये चीज ना सब ब्रांचेस के साथ होगी। दिस आई बिलीव कि मेडिसिन में भी होगा ये सब। सर्जरी में तो ऑलरेडी रोबोटिक्स का इतना सब चल रहा है, मेडिसिन में भी द डायग्नोसिस पार्ट विल बी मेड बाय द एआई। तो फिर ऐसे तो फिर कोई, अब आई कैन चेंज द करियर नाउ। दूसरी बात ये है कि आई हैव मेड माई माइंड कि वट एवर हैपन्स आई विल अडेप्ट टू इट, आई विल ट्राई टू, मतलब चेंज माई सेल्फ और अडेप्ट टू द चेंजेस। आई विल लर्न हाउ एआई वर्क्स, जो होगा फिर। फेयर इनफ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, सिंस 19 बैच है एंड स्पेसिफिकली 18 बैच के जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर भी रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द फाइनल एडवाइस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स? ओके, 19 batch is the one giving the NEET 2025 ना। तो द एडवाइसेस कि जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, जितने भी नोट्स आप कर रहे हो, नॉट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, एंड योर गोल शुड बी टू इम्प्रूव एवरी डे। यू हैव टू लुक एट योर लैक्यूना इन योर प्रिपरेशन एवरी डे, और आई विल से एवरी वीक, कि अब मुझे क्या इम्प्रूव करना है, देन विल योर प्रिपरेशन गो अहेड।
बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ता हूँ मैं, इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, इम्प्रूव क्यों ना, क्योंकि आप इम्प्रूव करने का सोच ही नहीं रहे अपने आप को, आप सिर्फ पढ़ ही जा रहे हो। सिर्फ रीड करने से नहीं होता नोट्स। दूसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एक्टिव रिकॉल वगैरह करो चीजों का। जीटीज टाइमली दो उनको। जीटीज को देना और उसको रिव्यू करना इज अनदर थिंग। थक जाते हैं लोग रिव्यू करने में, दे तो दिया फिर थक जाते हैं, उसके बाद रिव्यू नहीं करते। तो ये सब चीजों का ना साथ लेके चलना है, नॉट ओनली रीडिंग द नोट्स। एवरीथिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड। यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी है और सब सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली पढ़ना है, ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। पर पर डॉक्टर नोबल, अभी देखो जैसे इंटर्नशिप के साथ मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो एंड स्पेसिफिकली आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, यू चूज टू गो विद हेड विद द योर लर्निंग। तो उनके लिए मतलब हाउ टू मैनेज दैट दोनों की चीजों, बिकॉज हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इज समथिंग वेरी क्रिटिकल। इट्स अ वेरी हर्कुलेन टास्क। तो उस चीज के लिए कैसे मैनेज करें फिर? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। जिनको अब लगता है कि दे कैन डू इट इन द फर्स्ट, दे शुड गो अहेड। नो वन स्टॉपिंग देम। आई विल नॉट से कि आपसे नहीं होगा, आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पहले से नोट्स बना के पढ़ रहे होते हैं। प्लीज गो अहेड, प्लीज रिवाइज, जितना टाइम मिलता है इंटर्नशिप के साथ कर लो। यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ, कम सो के भी हो जाएगा। नो डिस्करेजमेंट देयर। बट जिनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो बस वरी मत करो उस चीज की। लाइफ इज नॉट गोना एंड विद दिस एग्जाम। वरी मत करो, हो जाएगा सब कुछ। बिकॉज मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है ड्रॉप लेने पे। अ, तो यार, जो मतलब जो भी लोग अगर पहले से पढ़ रहे हैं, प्लीज गो अहेड, एवरीथिंग डू एवरीथिंग नाइसली। जिनको नहीं करना, पर कर लो एक बार, गिव अ डिसेंट अटेम्प्ट। जितना टाइम है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अभी के लिए देखो जैसे जो ट्रेंड्स हैं, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड सर्कल में रहे हैं 17 बैच और 18 बैच के भी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं ट्रेंड्स की बात देखूँ ना, क्योंकि जैसे लेट्स से जो लास्ट ईयर अगर 490 पे अगर किसी का 10,000 रैंक आया है, राइट? तो इस पर्टिकुलर नीट में इट वाज वो 590 पे आया है, मतलब कंसिडरिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, राइट? तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कंपटीशन, एंड सेम आई गेस गोज विद द यूजी आल्सो, इन टर्म्स ऑफ जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, डू यू रियली थिंक सो कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन था यार कि अगर मैं ब्रेक लेती भी हूँ तो आने वाले टाइम में यू नेवर नो कि क्या कट ऑफ जाएगी? फॉर नीट 23 to 24। तो हाँ, 23 टू एंड सेम फिर 24 से 25 जो भी प्रिपेयर कर भी रहे हैं। हाँ, फियर तो रहता ही है। बट ड्रॉप आप तभी लो इफ यू फील कि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी थी, कोई लैक्यूना था, एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। पर अगर आपको लगता है यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर रिसोर्सेज, जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ लिया, फिर आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू टेक अप अ सीट, ऑल्दो इट्स वेरी लेट टू से दैट द काउंसलिंग वाज इज ऑलमोस्ट ओवर। बट यही है डिसीजन मेकिंग, वो कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इतना भी डरने की जरूरत नहीं होती। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इफ पीपल लुक विद इन देम। Okay. So thank you so much, Dr. Noble, for sharing your valuable time, and wish you all the best for your future endeavors. And I hope we have a same interaction after some time, maybe. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकित, प्लेजर टू बी हियर एंड टॉकिंग टू यू।